Hello everyone, this is the second lecture on biomolecules, and in this lecture we will discuss proteins. So what are proteins? Proteins are the biomolecules which form the fundamental basis of structure and functions of life and responsible for maintenance and growth. तो बेसिकली जो वर्ड प्रोटीन है, प्रोटीन का जो ओरिजिन है दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड प्रोटियोज, और इसका मीनिंग, प्रोटियोज का जो मीनिंग होता है इसका मतलब ही होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। मतलब अगर आप इंपॉर्टेंस देखिए तो जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए हम प्रोटीन्स को सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स में से एक कंसिडर करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोटीन से पहले हम समझते हैं अमीनो एसिड्स को, क्योंकि अमीनो एसिड्स ही वो कंपाउंड्स हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, जिनके लिंकेज से प्रोटीन्स बनते हैं। सो व्हाट आर अमीनो एसिड्स? सो द अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स, वन इज amine and the second is carboxylic acids. So they have two groups, amine and carboxylic acids. So if you will see the structure of amino acid, it is like this: NH2, C, R, or you can CH, then COOH. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक NH2 है और COOH है। तो यहाँ पे दो तरीके के आपके पास ग्रुप्स हैं, दैट इज COOH एंड NH2, अमीनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि इनमें दो ग्रुप्स हैं NH2 एंड COOH, दिस इज बेसिक एंड दिस इज एसिडिक ग्रुप। तो आप देख सकते हो इनमें से एक बेसिक ग्रुप है एंड द अनदर वन इज एसिडिक ग्रुप। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ NH2 ग्रुप, जो NH2 ग्रुप है उसकी पोजिशन के बेसिस पे द अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड्स, गामा अमीनो एसिड्स और सो ऑन। तो अल्फा, बीटा, गामा किस तरीके से होता है? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ NH2। तो मैंने क्या कहा अभी कि NH2 की पोजीशन के बेसिस पे आप अमीनो एसिड्स को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो पोजीशन अगर यहाँ पे देख रहे हो आप, NH2 की पोजीशन अगर अल्फा कार्बन पे है, क्योंकि COH ग्रुप जो है यहां से आप काउंट करोगे, सो दिस इज द अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन। अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच्ड है, सो इट विल बी कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, बिकॉज यहाँ पे क्या है? NH2 अटैच्ड है। अगर सेकंड कार्बन एटम पे अटैच होता है इट विल बी कॉल्ड बीटा, थर्ड पे होता है तो गामा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम अमीनो एसिड्स को अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट आर अमीनो एसिड्स। नाउ अमीनो एसिड्स को अगर आप पॉलीमराइज करोगे, सो बेसिकली प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके ही पॉलीमर्स होते हैं। उनके जब लिंकेज होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच्ड होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से एंड सो ऑन, दे फॉर्म द प्रोटीन्स। वो क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है, जब 1, 2, 3, 4 बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। नाउ द लिंकेज, जैसे कि आपने देखा था इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द लिंकेज वाज that was called glycosidic linkage. In this case it is peptide linkage. In this case it is peptide linkage. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास है NH2, then CH2, then COOH, and other NH2 we have CH, we have here CH3, then COOH। तो यहां से we will remove OH, यहां से एक H, so H2O is gone, so what will we get? NH2, CH2, CO, then NH, CH, CH3 and COOH. Now this linkage CO और
NH के बीच में जो लिंकेज होता है, इट इज बेसिकली लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O। तो ये जो लिंकेज होता है, इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इसी लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब ये किसी और से यहां से OH और दूसरे से NH2 से H, वैसे इस NH2 से H और दूसरे जो अमीनो एसिड होगा उससे OH रिमूव होगा, तो ये कंटिन्यूअसली रिमूव होता रहता है। सो दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। तो ऐसे ही पेप्टाइड लिंकेज होते हैं अमीनो एसिड्स के बीच में, और इन पेप्टाइड लिंकेजेस की वजह से फॉर्म होता है प्रोटीन्स। नाउ प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। प्रोटीन्स बहुत टाइप्स के होते हैं, बट उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम अमीनो एसिड्स के टाइप पढ़ेंगे। नाउ देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं। द फर्स्ट इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो पहला है एसेंशियल और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सो द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर those amino acids which do not form in the body and they are required to be taken in diet। तो यहाँ पे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में खुद से नहीं फॉर्म होते हैं। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनको आपको रेगुलर डाइट में लेना पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी में नहीं फॉर्म होते हैं। while नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स which आर फॉर्म्ड इन बॉडी, जो आपकी बॉडी में खुद से फॉर्म होते रहते हैं, एंड यू डोंट हैव टू टेक देम इन योर डाइट। तो यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को आपको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में खुद से फॉर्म होते हैं। नाउ और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये आपकी बॉडी में खुद से फॉर्म नहीं होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसीलिए एसेंशियल हैं, इसको आपको डाइट में लेना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को आपको डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ग्लाइसिन, एलानिन, ये जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जैसे वेलिन, ल्यूसिन एटसेट्रा, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए। तो कुछ अमीनो एसिड्स आपके लिए एसेंशियल होंगे, कुछ अमीनो एसिड्स आपके लिए नॉन एसेंशियल होंगे। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच फॉर्म इन द बॉडी एंड आर नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, बट एसेंशियल अमीनो एसिड्स डू नॉट फॉर्म इन बॉडी, सो दे आर रिक्वायर्ड इन डाइट। तो ये आपको डाइट में लेने की जरूरत होती है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से कि जब अल्फा अमीनो एसिड्स, ध्यान रखिए, जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज होता है, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो वो एक प्रोटीन फॉर्म करेंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि आपको ये पेप्टाइड लिंकेज समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। 2 तरीके के हमारे पास प्रोटीन्स हैं। वन इज फाइब्रस प्रोटीन एंड अदर इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो 2 तरीके के हमारे पास प्रोटीन्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, द प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली अगर 2 अमीनो एसिड्स आपस में एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करते हैं, दीज आर कॉल्ड डाइपेप्टाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स हैं। सिमिलरली अगर 3 हैं तो ट्राइपेप्टाइड एंड सो ऑन। तो बेसिकली व्हाट आर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स, अगर बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करके एक लंबी चेन फॉर्म करते हैं, दीज आर कॉल्ड polypeptides. Now, if these polypeptides are linked to each other with hydrogen bond or sulfide disulfide linkage, तो ये अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी चेन्स बनेंगी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर एक दूसरे से अटैच होती हैं बाय या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज, तो तब ये क्या फॉर्म करते हैं? दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? फाइब्रस प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। नाउ दीज फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, दीज आर नॉन सॉल्युबल, और यू कैन से दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके कैरोटीन, मायोसिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फाइब्रस प्रोटीन के। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द
कॉइलिंग ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये क्या करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या करती हैं, आपस में कॉइल अप हो जाती है, मतलब एक कॉइल की तरह फॉर्म करते हैं और एक शेप फॉर्म करते हैं जो स्फेरिकल शेप होता है, उस तरीके का एक शेप फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। नाउ ये जो फॉर्म होता है, ये जो शेप फॉर्म होता है, वो इस तरीके से फॉर्म होता है कि जो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो सॉल्युबल पार्ट होता है इट इज आउटसाइड, वो बाहर की तरफ होता है। देयरफॉर दीज ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल। ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन इन एग्जांपल ऑफ globular protein, then albumin, albumin is an example of globular protein। तो क्या आपको ये दोनों फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स समझ में आ गए होंगे। द नेक्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है प्रोटीन्स के, ये 4 स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन्स के। सो बेसिकली ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर प्राइमरी, सबसे जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, देन इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड सेकेंडरी, देन और कॉम्प्लिकेटेड दैट इज टर्सरी, और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपका क्वार्टरनरी। अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। नाउ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज एक दूसरे की रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं हर प्रोटीन के लिए उनका अलग अलग अरेंजमेंट होता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स किस तरीके से अरेंज्ड है किसी भी प्रोटीन में, इट विल गिव द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट आपको क्या शो करता है कि पॉलीपेप्टाइड का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया आपका कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे से अटैच्ड है और ये किस तरीके से लिंक्ड है, इट विल गिव द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द वे इन विच द प्रोटीन्स एक्चुअली एग्जिस्ट। तो किस तरीके से ये प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और आप कह सकते हो कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं जो एक्चुअल में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, दैट विल गिव यू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके पास 2 तरीके का है, वन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है आपके पास, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो ये अल्फा हेलिक्स ये हेलिक्स फॉर्म में होगा, जैसे कि आप डायग्राम में यहां पे देख सकते हो, ये हेलिक्स फॉर्म में होगा। और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। तो बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है, ये फोल्डेड शीट की तरह होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो एक शीट की तरह होता है और यहां पे अल्फा हेलिक्स की तरह होता है। अब देखिए अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अल्फा हेलिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं आप देख सकते हो, क्योंकि ये हेलिकल फॉर्म में है तो यहां पे द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है वो होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रोटीन, जितने ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रेच हो सकती हैं, बीटा प्लीटेड शीट में बहुत ज्यादा वो स्ट्रेच्ड होती हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये भी कितने तरीके का है, 2 तरीके का, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। नाउ कम्स द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद आता है आपके पास टर्सरी स्ट्रक्चर। सो व्हाट आर द टर्सरी स्ट्रक्चर्स। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर विल गिव यू द फर्दर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो और ज्यादा, मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो और ज्यादा अगर फोल्डिंग होगी तो और ज्यादा फोल्डिंग से आपको मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से आपको मिलता है टर्सरी स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो कि प्राइमरी से आपको सेकेंडरी मिला, सेकेंडरी से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जब फोल्डिंग हो रही है किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो आपको क्या मिलेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद आपको मिलेगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। द लास्ट वन इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर उनको पॉलीपेप्टाइड चेन्स उनमें होते हैं, इनको हम कहते हैं सब यूनिट्स। अब ये सब यूनिट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज होती हैं, इट विल रिजल्ट इन द
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं समझना है, बस आपको ये समझना है कि जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी में हम जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी। प्राइमरी सबसे सिंपल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, देन सेकेंडरी को फोल्ड करके आपको मिलेगा टर्सरी, एंड फर्दर आपको लास्ट में मिलेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो आई होप दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स आर क्लियर टू यू। तो ये तो थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नाउ अब हमारे पास आता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या हैं? सो यू कैन से एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट व्हिच हेल्प टू एनहेंस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के जो रेट होता है उसको एनहेंस करने के काम आते हैं आपके एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स के बिना कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती हैं वो इजीली वो इंप्रूव नहीं हो पाती हैं, वो फास्ट नहीं हो पाती हैं। और आपको पता है, जैसे कि हम ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो एंजाइम्स जो होते हैं दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू मिलियन टाइम्स तक वो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट ये एंजाइम्स होते हैं। ऑल्सो दे आर वेरी स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी होते हैं। अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूज होता है। तो ध्यान रखिए, जैसे कि हमारे पास C12H22O11 ये आपके पास है सुक्रोज। तो सुक्रोज को आप कन्वर्ट करना चाहते हो इन C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। सो दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज इन्वर्टेज आप एंजाइम यूज करते हो, इसके अलावा कोई और एंजाइम यूज नहीं हो सकता है। उसी तरीके से माल्टोज, व्हेन माल्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज द एंजाइम दैट वी विल यूज इज माल्टेज। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज लैक्टेज। तो इस तरीके से जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ही यूज होता है। तो व्हाट आर दीज एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स भी क्या होते हैं? दे आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो एक्चुअली जो एंजाइम्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो आप देख सकते हो एंजाइम्स कैटालिसिस जो होता है उसमें भी प्रोटीन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन्स आपकी लाइफ के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। पहली चीज, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है लाइफ का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, सबके लिए कौन? प्रोटीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। सो this is all in proteins. The next topic is vitamins. Vitamins are the organic compounds required in the small quantity in diet for normal maintenance and optimum growth of organism. तो जो vitamins होते हैं ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं डाइट में। किस चीज के लिए? जो नॉर्मल मेंटेनेंस होती है। बेसिकली इनका कोई स्पेसिफिक एक्शन होता है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। तो उस स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए और जो नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ग्रोथ होती है ह्यूमन बीइंग्स की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके लिए विटामिन्स एसेंशियल होते हैं। नाउ विटामिन्स की अगर हमारे पास कमी हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन्स, तो इसकी वजह से हमको कोई भी डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए विटामिन्स बहुत जरूरी हैं। अगर विटामिन्स लैक कर गए बॉडी में तो इनके लैक होने की वजह से देयर में बी सम डिजीज, तो किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए विटामिन्स का किसी स्मॉल क्वांटिटी में होना, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है बॉडी में। तो ये कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से जो नॉर्मल मेंटेनेंस और ऑप्टिमम ग्रोथ होती है किसी भी पर्सन की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो हो पाती है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि विटामिन्स का फंक्शन क्या है बॉडी में। नाउ अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, सो विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के विटामिन्स होते हैं। वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड अदर इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स मतलब नाम ही बता रहा है, फैट सॉल्युबल मतलब ये किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, किसमें सॉल्युबल होते हैं? फैट्स में। तो द एग्जांपल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E और K, ये क्या होते हैं? दीज आर
फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो जो आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, क्योंकि फैट आपकी बॉडी में इजीली स्टोर हो जाता है, तो उन फैट के साथ क्या होता है, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो अगर आपने इनको एक बार रेगुलर डाइट में लिया है, एक बार आपने इसको डाइट में ले लिया, तो आपको हर दिन या हर समय इनको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। तो इसीलिए यही फायदा है इनका कि अगर आपने इसको एक बार डाइट में ले लिया तो कुछ दिन तक आपको जरूरी नहीं है कि आप इन वाइटामिन्स को फिर से लीजिए, क्योंकि जब तक ये बॉडी में स्टोर हैं तब तक आपकी बॉडी इनको यूज कर सकती है। तो आई होप फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का, क्योंकि आपको पता है फैट जो होते हैं, आपका लीवर हो गया, जो एडिपोज टिश्यू हो गया, यहाँ पे आपके फैट क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी उसके साथ स्टोर हो सकते हैं, और क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं तो एक बार अगर आपने इनको डाइट में ले लिया तो आपको बार बार अगेन लेने की जरूरत नहीं है, फिर बहुत लंबे टाइम तक ये आपके लिए एसेंशियल नहीं रहेंगे डाइट में लेना इनको। तो आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स आर विटामिन बी एंड सी। नाउ these are water soluble vitamins. Now water cannot be stored. वाटर जो होता है उसको आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हो, तो वाटर क्या होता है, कंटिन्यूअसली बॉडी से निकलता रहता है, एक्सक्रीट होता रहता है। इसकी वजह से जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं इनको स्टोर करना बॉडी में क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही रीजन है दीज वाइटामिन्स आर टू बी टेकन इन रेगुलर डाइट। इन वाइटामिन्स को आपको रेगुलर डाइट में लेना पड़ेगा, विटामिन बी और विटामिन सी को। नाउ विटामिन बी की सब कैटेगरी है, लाइक विटामिन बी, B1, B2, B6, B12। तो ये विटामिन बी की सब कैटेगरीज हैं। तो हर विटामिन की वजह से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है, और अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, तो डेफिशिएंसी की वजह से, किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से कोई भी आपको डिजीज हो सकती है। तो ये आप चार्ट में देख सकते हो, अलग अलग विटामिन्स की वजह से कौन सी हेल्प आपको मिलती है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, और कौन से फूड में ये आपको मिलते हैं, और साथ ही साथ इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज आपको हो सकती है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन इज क्लियर टू यू। द लास्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसफर होती हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो जिसको आप क्या कहते हो, हेरिडिटी कहते हो। तो हेरिडिटी के लिए कौन से जो कंपाउंड्स हैं, कौन से बायोमोलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में समझने से पहले हमको पहले कुछ और चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स में 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें सबसे पहला है हमारे पास एक पेंटोज सुगर। ध्यान रखिए, देयर इज अ पेंटोज सुगर, देन वी हैव a base and then a phosphodiester linkage। तो ये 3 चीजें होती हैं, इन तीनों चीजों के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट इज पेंटोज सुगर। तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको पता होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज कॉल्ड DNA and other is called RNA। DNA that is deoxyribose nucleic acid, deoxyribonucleic acid, and this is ribonucleic acid, this is ribonucleic acid। तो यहां पे हमारे पास 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या क्या, सुगर बेस और एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये दोनों में ये चीज कॉमन है। बट द पेंटोज सुगर आप समझ सकते हो एक कार्बोहाइड्रेट होगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होगा इट इज पेंटोज मतलब 5 कार्बन एटम, आप देख सकते हो इसमें 5 कार्बन एटम होंगे। तो यहां पे जो पेंटोज सुगर होगा दे आर डिफरेंट इन बोथ। जो डीएनए में पेंटोज सुगर होगा दैट इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में इट इज बीटा डी राइबोज। तो यहां पे आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी राइबोज। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए में, ये किसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए में।
सो द फर्स्ट डिफरेंस आपको मिल गया यहाँ पे कि जो पेंटोज शुगर होता है वो कौन सा होता है डीएनए में, दैट इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, जस्ट डीऑक्सीराइबोज भी आप कह सकते हो, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में कौन सा होता है बीटा डी राइबोज। तो आप देख सकते हो जो सेकंड कार्बन एटम है, यहां से आप काउंट करते हो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसमें OH है, इसमें OH नहीं है, इसमें दोनों जगह पे H है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं D2 डीऑक्सीराइबोज। 2 सेकंड कार्बन एटम पे ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें, तो इसीलिए इसका नाम क्या है डीऑक्सीराइबोज। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। तो पहला माइन्यूट डिफरेंस ये है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज, जो पेंटोज शुगर होता है। अब आगे चलते हैं बेस की बात। नाउ बोथ डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ 4 बेसेस, इनमें 4 बेसेस होते हैं। कौन कौन से 4 बेसेस होते हैं? डीएनए की अगर हम बात करें, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 बेसेस, वन इज एडेनाइन, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, देन गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये 4 जो होते हैं ये डीएनए के पार्ट होते हैं। ये चारों बेसेस आपको किस में मिल जाएंगे? डीएनए में मिल जाएंगे। द ओनली डिफरेंस इन आरएनए यू विल गेट एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। मतलब आपको यहां पे यूरेसिल मिलेगा इंस्टेड ऑफ थायमिन। थायमिन नहीं मिलेगा किसमें? आरएनए में। थायमिन किस में मिलेगा? डीएनए में। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये तीनों जो बेसेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये तीनों सेम होते हैं डीएनए और आरएनए में, लेकिन जो चौथा बेस होता है थायमिन होता है डीएनए में एंड यूरेसिल आपको मिलेगा किसमें? आरएनए में। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये दूसरा डिफरेंस हो गया डीएनए और आरएनए में। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो होता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसका डबल स्ट्रैंड में हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिंगल, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गए डीएनए और आरएनए में। नाउ हाउ दीज कंस्टिट्यूएंट्स, अब तीसरी चीज जो मैंने बताई दैट इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये तो दोनों में कॉमन होता है। तो मेन डिफरेंसेस आपको पता चल गए। अब हाउ द न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड, तो सबसे पहले व्हेन अ बेस एंड, आप ध्यान रखिए कोई भी बेस है, ये आपका एक बेस है, ये शुगर हो गया पेंटोज शुगर, और ये आपका उसके साथ एक बेस है, बेस और पेंटोज शुगर, ये जब एक दूसरे से अटैच होते हैं दिस इज कॉल्ड, दिस कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो पेंटोज शुगर प्लस बेस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। नाउ न्यूक्लियोसाइड एंड देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड में होता है पेंटोज शुगर, जो कि डिपेंड करता है कि आपका डीएनए है आरएनए है, उसके हिसाब से पेंटोज शुगर होगा, डीएनए होगा तो ये वाला होगा, और आरएनए होगा तो ये वाला होगा। द सेकंड इज बेस। बेस वो कोई सा भी हो सकता है, आपको पता है डीएनए में ये वाला बेस नहीं होगा, आरएनए में ये वाला बेस नहीं होगा। तो ये तो बेसिस का हो गया। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड। तो आरएनए में और डीएनए का न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो अलग अलग होगा। एंड देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर, देन बेस, और यहां पे होता है आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नेक्स्ट होता है आपका यहां पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये हो गया आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहां पे आपका उसके साथ साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहां पे शायद मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा O माइनस डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके से होगा O देन O माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये बन गया आपका अब न्यूक्लियोटाइड। तो डिफरेंस क्या होता है? अगर ये नहीं होगा तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, और अगर ये डाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज अगर ये भी हो गया तो ये क्या हो गया? ये एक बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज the difference between nucleoside and nucleotide. Now DNA and RNA both are, मतलब nucleic acids are the polymers, आप कह सकते हो polymers of nucleotide। इस न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से आपको मिलता है डीएनए और आरएनए। मतलब पॉलीमराइजेशन मींस जो न्यूक्लियोटाइड है
जब ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगे और एक चेन फॉर्म करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे आपका न्यूक्लिक एसिड्स। कैसे, तो आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दे आर बेसिकली द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो एक डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करके देखते हैं हम, उसी तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी फॉर्म होते हैं। तो डाइन्यूक्लियोटाइड देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड ही हो गया, द सेकंड इज दिस। अब ये दोनों क्या होते हैं, ध्यान रखिए, द यू कैन सी वन फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच होता है बेस, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ कार्बन एटम पे आपका होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये लिंकेज तो हो गया क्लियर। नाउ ये जो लिंकेज होता है ये होता है इधर। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब आप कह सकते हो एक न्यूक्लियोटाइड का जो फिफ्थ कार्बन एटम है और वो अटैच होगा, इसका फिफ्थ कार्बन एटम यहां पे होगा, ये अटैच होगा दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के थर्ड कार्बन एटम से। तो आप यहां पे देख सकते हो दिस इज थर्ड कार्बन एटम एंड दिस चेन विल कीप कंटिन्यू। ये चेन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो बेसिकली ये है क्या, ये पॉलीपेप्टाइड है क्या, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्या है हमारे पास, ये बीच में हो गया सुगर, देन सुगर के साथ अटैच्ड है यहां पे बेस, देन इधर जो आपके पास फॉस्फेट लिंकेज है, फॉस्फेट लिंकेज, देन ये चलता रहेगा और ये आपका कंटिन्यूअसली होल एन। तो इस तरीके से फॉस्फेट सुगर, इस पे बेस अटैच्ड है, सुगर से फिर फॉस्फेट लिंकेज, फिर दूसरे सुगर से फॉस्फेट लिंकेज और फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच्ड है बेस। तो इसका जो पॉलीमर है ये क्या है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। जो डीएनए होता है इट एग्जिस्ट एज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.